औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो है ना पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट क्या होते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन हमने की थी, इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग, हमने सब पढ़ लिया था एगोनिस्ट के बारे में। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट तो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट वो ड्रग्स कहलाते हैं जो कि सिंपली जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा बीटा रिसेप्टर्स हैं, उनकी ब्लॉकेट करते हैं, उन्हें इनहिबिट करते हैं या नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को रोकते हैं, उनकी प्रोडक्शन को रोकते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कम करते हैं। तो इन्हें एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहते हैं। इनके जो दूसरे नाम है वो है सिम्फेथोलाइटिक है। बिसाइड सिम्फेथोलाइटिक इसे हम एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स भी कहते हैं, इनहिबिटर्स भी कहते हैं। ये एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट कहलाते हैं। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है इनकी हमने क्लासिफिकेशन की है इनटू 2 टाइप्स। ये क्लासिफाई हुए हैं 2 टाइप्स में। एक जो क्लासिफिकेशन है वो है into adrenergic blockers या antagonist are classified into directly acting and one is the indirectly acting. Some are also the mixed acting drugs. अच्छा, जो डायरेक्टली एक्टिंग एंटागोनिस्ट है, डायरेक्टली एक्टिंग एंटागोनिस्ट में फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव, इसके अलावा अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव, जिसमें क्या होता है अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दोनों इनकी ब्लॉकेज होती हैं। एक है बीटा सेलेक्टिव, बीटा 1 सेलेक्टिव, और एक है वो है बीटा नॉन सेलेक्टिव, जिसमें बीटा 1 बीटा 2 दोनों की ब्लॉकेट या इनहिबिशन होती है। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव जो ड्रग्स हैं वो ट्रिज़ोसिन है, ट्रिज़ोसिन, डोक्साज़ोसिन। इसके अलावा जो नॉन सेलेक्टिव है वो है फिनॉक्सीबेंजामीन, फेंटोलअमीन। जो बीटा 1 सेलेक्टिव है, बीटा 1 सेलेक्टिव में जो नाम आते हैं वो है एटिनोलोल, मेटोप्रोलोल, ये नाम है। और बीटा नॉन सेलेक्टिव जो है बीटा 1 बीटा 2 दोनों की जो ब्लॉकेज करते हैं वो है प्रोप्रानोलोल। तो ये ड्रग्स हैं, ये डायरेक्टली एक्टिंग है। जो इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स हैं तो ये ड्रग्स सिंपली काज करते हैं, मतलब कि ये नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ प्रोडक्शन की जो पाथवे है, हमने जो पढ़ा था कि टायरोसिन कन्वर्ट होता है किस में, डोपामाइन बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन, एंड डोपा कन्वर्ट इनटू द डोपामीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ डोपा, then dopamine converted into or enter into the vesicle where it convert into the norepinephrine. अच्छा, तो ये सारा पाथवे था। अब ये जो इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटागोनिस्ट है वो इस पाथवे को ब्लॉक करेगा, इसमें अल्टरेशन पैदा करेगा, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन फाइनल प्रोडक्ट है, इनकी रिलीज़ या प्रोडक्शन जो है ना ब्लॉक होगी, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस होगी। तो ये इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स है। इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में जो है ना मिथाइल टायरोसिन आता है, मिथाइल टायरोसिन है। इसके अलावा रिजरपिन गोनाटिडिन है। इसके अलावा अल्फ़ा मिथाइल डोपा, ये 4 नाम है, मिथाइल टायरोसिन, रिजरपिन, गोनाटिडिन एंड अल्फ़ा मिथाइल डोपा। दीज आर द इनडायरेक्टली एक्टिंग एंटागोनिस्ट ड्रग्स। अच्छा, कमिंग टूवर्ड द डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स। तो डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे जो अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव हैं। अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स जो हैं
अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स। अच्छा, अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स जो कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों रिसेप्टर की इनहिबिशन करते हैं, ये इनकी ब्लॉकेज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर हैं वो स्टिमुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी ऑफ अल्फ़ा रिसेप्टर्स विल बी ब्लॉक। तो ये अल्फ़ा नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स है। इसमें पहला नाम जो है वो है फिनॉक्सीबेंजामीन। फिनॉक्सीबेंजामीन, तो फिनॉक्सीबेंजामीन ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इरिवर्सिबली बाइंडिंग ड्रग है, जो कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे बाइंड होकर इनकी इरिवर्सिबली ब्लॉकेज करते हैं। और जो अल्फ़ा रिसेप्टर्स की जितना लाइफ टाइम है उसमें ही मतलब कि ये इस पे बाइंड होगा और ये नॉरएपिनेफ्रिन को नहीं छोड़ेगा कि वो इन पे एक्ट करे और इनकी स्टिमुलेशन हो, तो ये नॉन सेलेक्टिव है। अच्छा, अल्फ़ा 1 के जो एक्शन था, यानी कि इसका एक्शन क्या था, ये सिंपली प्रेजेंट था स्मूथ मसल में, आर्टरियोल्स में, वेंस में, तो इनकी ब्लॉकेट होगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनकी स्टिमुलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो डायलेट हो जाएंगे, वेज़ोडाइलेशन हो जाएगी। अल्फ़ा 2 कहाँ पर मौजूद है, ये सिंपली प्री साइनेप्टिकली नर्व टर्मिनल्स में मौजूद होते हैं और इसके अलावा प्लेटलेट्स में मौजूद होते हैं। और तो इनकी जब ब्लॉकेड होगी तो क्या होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो इनका एक्शन जो है ना वो क्या है, हार्ट पे मतलब कि स्टिमुलेटरी होगा, लेकिन इनका जो वेजल्स पे है वो क्या होगा, इनहिबिटरी होगा। तो वेजल्स डायलेट होंगी, लेकिन हार्ट पे क्या होगा, हार्ट की जो है ना वो कंट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो है ना ये सिंपली फिनॉक्सीबेंजामीन का था। फिनॉक्सीबेंजामीन के जो एक्शन है वो क्या है, सीवीएस पे इसका क्या एक्शन होगा, तो सीवीएस पे जो इसका एक्शन है वो है कि ये वेजो कंस्ट्रक्शन को मतलब कि प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से वेजो डायलेशन हो जाएगी। इसके अलावा प्री साइनेप्टिकली मैंने बताया कि अल्फ़ा 2 रिसेप्टर की जब ब्लॉकेड होती है तो वो तो रेगुलेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन में हेल्प करता है। जब अल्फ़ा 2 ब्लॉक होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। क्यों, ये देखो, ये जो है ना नर्व टर्मिनल है, ये अल्फ़ा 2 रिसेप्टर है। क्या है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। नॉरएपिनेफ्रिन इस पे एक्ट करता है तो अल्फ़ा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा, ये जी इनहिबिटरी को प्रोड्यूस करेगा, जो कि नॉरएपिनेफ्रिन इन द वेजिकल की प्रिवेंशन करेगा कि वो रिलीज़ हो। अच्छा, जब ये ब्लॉक होगा तो नॉरएपिनेफ्रिन इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द फिनॉक्सीबेंजामीन, क्योंकि वो इसके साथ बाइंड हुआ है। तो इसकी वजह से ये बाइंड नहीं होगा, तो नॉरएपिनेफ्रिन जब बाइंड नहीं होगा तो जी इनहिबिटरी नहीं प्रोड्यूस होगा और नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये इसका काम प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे क्या होगा कि है तो ये सिम्पेटोलेटिक ड्रग, लेकिन इसका एक्शन सिम्पेटोमाइमेटिक की तरह है, यानी कि ये जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करेगा, जो कि अल्फ़ा 1 रिसेप्टर तो पहले से ब्लॉक है, अल्फ़ा 2 रिसेप्टर भी आपने ब्लॉक किया, लेकिन बीटा 1 तो प्रेजेंट है ना, बीटा 1 जो है वो हार्ट में प्रेजेंट है, इसके अलावा किडनी में प्रेजेंट है, तो वो इन पे एक्ट करके इनकी स्टिमुलेशन करेगा। तो हार्ट पे जब करेगा तो हार्ट की जो क्रोनोट्रोपिक और इनोट्रोपिक इफेक्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, वो ज़्यादा हो जाएगी। किडनी में जब करेगा तो किडनी जो है ना वो रास मैकेनिज्म की एक्टिवेशन करेगा, जिसकी वजह से रेनिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, अल्डोस्टेरॉन, एंजियोटेंसिन, ये सारा सिस्टम एक्टिवेट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से सिंपली ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा और आपका हार्ट जो पंपिंग है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक तरफ तो ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या होगा, वो टेकिकार्डिया होगा। टेकिकार्डिया, समझ गए, टेकिकार्डिया होगा, तो टेकिकार्डिया काज हो जाएगा। इसके अलावा एपिनेफ्रिन रिवर्सल, इसका जो एक्शन है वो एपिनेफ्रिन रिवर्सल है, यानी कि अगर हम फिनॉक्सीबेंजामीन देते हैं तो एपिनेफ्रिन का जो फंक्शन है वो इसके रिवर्स काम करेगा, यानी कि उसके एक्शन को डिमिनिश करेगा। एपिनेफ्रिन का काम क्या है, एपिनेफ्रिन सिंपली एक्ट करते हैं अल्फ़ा 1 पे, इस तरह बीटा रिसेप्टर्स पे और अल्फ़ा 2 पे, इन पे एक्ट करते हैं, बीटा 2 पे भी आल्सो, तो इन पे एक्ट करते हैं एपिनेफ्रिन इन पे एक्ट करेगा। लेकिन अगर हम फिनॉक्सीबेंजामीन देंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन में तो ये तो अल्फ़ा रिसेप्टर की ब्लॉकेट करेगा, तो एपिनेफ्रिन इस पे काम नहीं कर सकेगा, तो अल्फ़ा रिसेप्टर मीडिएटेड जो एक्शन है एपिनेफ्रिन के वो डिमिनिश हो जाएंगे। लेकिन ये नॉरएपिनेफ्रिन की जो एक्शन है वो कम्प्लीटली ख़त्म करता है। क्यों, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना वो तो बीटा 2 रिसेप्टर पे कम काम करता है, ज़्यादा काम जो है ना वो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे और बीटा रिसेप्टर पे काम करता है।
करता है। तो अल्फ़ा रिसेप्टर पे ज़्यादा काम करके नॉर एपिनेफ्रिन की जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली डिमिनिश करवा देता है। ये कौन करता है? फिनॉक्सीबेंजामीन करता है। इसके थेरेप्यूटिक यूजेज जो है वो सिंपली हम इसे यूज़ करते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा, यानी कि हमारे जो एड्रीनल ग्लैंड है इसमें जब ट्यूमर बन जाता है और ये ज़्यादा सिक्रीशन करते हैं तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। रेनार्ड डिजीज़ में भी करते हैं। रेनार्ड डिजीज़ में सिंपली ये है कि हमारे जो डिजिट्स में जो है ना ये ब्लड सप्लाई जो है ना ये रुक जाती है वहाँ पर ड्यू टू वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाती है। यहाँ पे इसका कलर पहले वाइट हो जाता है, फिर येलो, फिर इस तरह ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस को अवॉइड करने के लिए हम जो है ना फिनॉक्सीबेंजामीन देते हैं, जिसकी वजह से ये वेजोडाइलेशन काज करता है और ब्लड सप्लाई जो है ना डिजिट्स तक बेहतर तरीके से पहुँचती है। तो रेनार्ड डिजीज़ के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ना टेकिकार्डिया है और ये जो है ना मतलब कि इम्प्रॉपर एंटी हाइपरटेंसिव है, तो इस वजह से हम इसे एंटी हाइपरटेंसिव में यूज़ नहीं करते। तो फिनॉक्सीबेंजामीन जो है ये अनसक्सेसफुल ड्रग है। इसके अलावा जो फेंटोलअमीन है, तो फेंटोलअमीन इट इज़ सेम लाइक फिनॉक्सीबेंजामीन, ये फिनॉक्सीबेंजामीन की तरह है, लेकिन ये जो है ना ये रिवर्सिबली एक्ट करता है। यानी कि ये अगर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 पे एक्ट करे तो वापस ये उनसे रिमूव हो सकता है या डिटैच हो सकता है। तो फेंटोलअमीन जो है ना ये रिवर्सिबली एक्ट करता है और इसके जो फंक्शन है वो सेम टू सेम लाइक दैट ऑफ फिनॉक्सीबेंजामीन है। इसमें जो है ना यानी कि रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया हो गया और इसके अलावा ट्रीटमेंट जो है ना रेनार्ड डिजीज़, ये सब कुछ ये फेंटोलअमीन में भी है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज़ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल ड्रग। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे अल्फ़ा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव है, जो सेलेक्टिव ड्रग्स हैं। अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स जो हैं इसमें आते हैं ट्रेज़ोसिन, डोक्सासोजिन, ये ड्रग्स हैं। ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर की क्या करते हैं? ब्लॉकेज करते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है ना इनहिबिट होगा, ब्लॉक होगा, तो अल्फ़ा 1 मीडिएटेड जो एक्शंस हैं वो इनहिबिट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर जो है ना कहाँ पर मौजूद होते हैं? लेट्स सपोज ये जो स्मूथ मसल है वहाँ पे है, लिवर में मौजूद है जहाँ पे ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को प्रमोट करता है। तो इनकी इस्तेमाल से अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव इनहिबिटर के इस्तेमाल से क्या होगा कि जब ये रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो जितने एक्शन है वो इनहिबिट हो जाएंगे और ये अपना एक्शन नहीं शो करेगा। अभी ये इनके एक्शन है वो क्या है? एक्शन जो है ना वो सिंपली है कि आर्टीरियल एंड स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवा देता है, यानी कि उनकी ब्लॉकेट करेगा तो ये वेजोडाइलेशन हो जाएगी। आर्टीरियल और वीनस वेजोडाइलेशन होती है इन, तो ये वेजोडाइलेटरी एक्शन इनका मौजूद है और ये क्या है? ये सेलेक्टिव है, तो इनका एक्शन जो है ना अल्फ़ा 2 पे नहीं है, तो इस वजह से ये थोड़े सेफ भी हैं। इसके अलावा इनके जो थेरेप्यूटिक यूज़ हैं तो वो सिंपली यूज़ होते हैं इन द अच्छा, तो ये जो ड्रग है ये एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव केस में भी आते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनमें भी ट्रेज़ोसिन और डोक्सासोसिन आते हैं। इसके अलावा इनका जो एक एक्शन है वो ये है कि ये फर्स्ट डोज इफेक्ट शो करता है। क्या? फर्स्ट डोज इफेक्ट ये है कि इनिशियली जब आप कोई ड्रग लेते हैं तो इनिशियल में वो आप पे कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट शो करेगा। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, यानी कि जब आप एकदम खड़े होंगे अपॉन स्टैंडिंग आपकी ब्लड प्रेशर जो है ना वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिजीनेस फील होगा, आपको चक्कर आएगा। तो फर्स्ट डोज इफेक्ट इनकी वजह से, ये ट्रेज़ोसिन और डोक्सासोसिन की वजह से फर्स्ट डोज इफेक्ट होता है। इनको अवॉइड करने के लिए जो है ना हम ट्रेज़ोसिन की जो क्वांटिटी है उनके 1/3 देते हैं। इनिशियल में जो है ना फर्स्ट डोज जब देते हैं, जब भी ये ट्रेज़ोसिन और डोक्सासोसिन देते हैं तो इनिशियल में जो है ना हम 1/3 ऑफ दी अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग देते हैं, ताकि ये कम क्वांटिटी में हो और इनका जो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन साइड इफ़ेक्ट है
ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो, तो इस वजह से हम इसे देते हैं 1/3 क्वांटिटी में। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट द अल्फ़ा 1 सेलेक्टिव ड्रग। अच्छा, फिर इसमें एक और ड्रग भी है जो कि मतलब कि इतना तो यूज़फुल नहीं है एंटी हाइपरटेंसिव या इस तरह कोई और एक्टिविटी के लिए, लेकिन इन लोगों ने लिखा है योहिम्बिन। इट इज़ सेम लाइक व्हाट, इट इज़ सेम लाइक क्लोनिडीन। क्लोनिडीन क्या था? क्लोनिडीन जो है ना वो एगोनिस्ट था, लेकिन ये योहिम्बिन है एंटागोनिस्ट। दोनों का जो काम था अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे है। ये एगोनिस्ट है तो ये इसकी एक्टिविटी को इन्हेंस करेगा, लेकिन ये एंटागोनिस्ट है तो ये इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। तो योहिम्बिन जो है ना वो यूज़ होता है। योहिम्बिन के जो थेरेपेटिक यूज़ है वो एरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ होता है। इसके अलावा सेक्सुअल स्टिमुलेंट भी ये योहिम्बिन है। अच्छा, इसके अलावा बीटा सेलेक्टिव है, बीटा सेलेक्टिव ड्रग है, बीटा सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। ये वो ड्रग है जो कि बीटा रिसेप्टर्स पे काम करेंगे, यानी कि बीटा रिसेप्टर्स जो हैं उन पे एक्शन करते हैं, इनको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से बीटा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन नहीं हो पाती। जब बीटा 1 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन नहीं होगी तो बीटा 1 रिसेप्टर मीडिएटेड रिस्पांस जो है, एक्शन है, वो इनहिबिट होंगे। अच्छा, तो बीटा 1 रिसेप्टर जो एंटागोनिस्ट है वो कौन कौन से हैं? इसमें सिंपली आते हैं एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इसके अलावा एसीब्यूटालॉल, लेकिन ये दो जो है ना ये मोस्टली कॉमन है। तो एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, और जो इनमें जो पोटेंट है, मोर पोटेंसी वाला जो है वो है नेबिवोलॉल। तो ये ड्रग जो है ना ये बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग है, बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग है। ये बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करेंगे और इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे। इनका जो एक्शन है वो सिंपली यही है कि बीटा 1 रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और इनकी ब्लॉकेज करते हैं। इनका थेरेप्यूटिक यूज़ जो है वो क्या है? थेरेप्यूटिक यूज़, थेरेप्यूटिकली इट इज़ यूज्ड एज अ एंटी हाइपरटेंशन में ये जो है ना यूज़ होता है। इसके अलावा ये एंजाइना में भी यूज़ होता है, स्टेबल एंजाइना या क्लासिकल एंजाइना जो है उसमें भी यूज़ होता है, क्लासिकल एंजाइना। बिसाइड दिस द क्रॉनिक हार्ट फेलियर में भी इसकी यूजेज है। तो ये ऑल अबाउट द बीटा 1 सेलेक्टिव ड्रग्स। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जो कि बीटा नॉन सेलेक्टिव हैं, जिस तरह नाम है प्रोपानोलॉल जो है ना वो नॉन सेलेक्टिव ड्रग है, यानी कि ये एक्ट करेंगे बोथ बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे, बीटा 1 बीटा 2 दोनों की ब्लॉकेट करेंगी, इनकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेंगी। तो ये ड्रग्स हैं। प्रोपानोलॉल की जो एक्शन है वो क्या है? इसका एक्शन CVS पे भी है। CVS पे जो है ना ये सिंपली क्या करेंगे? कार्डिक आउटपुट जो है ना वो डिक्रीज़ होगा इसकी वजह से, यानी कि ये जो है ना बीटा 1 ब्लॉकर है, बीटा 1 जो है ना हार्ट में मौजूद है, तो ये SA0 AV0 की ब्लॉकेज करते हैं, जिसकी वजह से कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा। यानी इसका इफेक्ट बहुत नेगेटिव इनोट्रोपिक है और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक है। इसके अलावा इसका एक्शन जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन भी है, वेजोकंस्ट्रिक्शन एक्शन। वेजोकंस्ट्रिक्शन इस वजह से है कि ये स्केलेटल मसल पे एक्ट करेंगे। स्केलेटल मसल में जो है ना बीटा 2 रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर की जब ब्लॉकेज होती है तो वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाता है, वेजोडाइलेशन ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल की वेजोडाइलेशन की वजह से सिंपली अच्छा, पेरिफेरल जो स्केलेटल मसल की वेजोडाइलेशन इसकी वजह से होती है, लेकिन ये स्केलेटल मसल की जो वेजोडाइलेशन है उसको प्रिवेंट करवाता है। बीटा 2 जो है ना, बीटा 2 की इनहिबिशन की वजह से स्केलेटल मसल की जो वेजोडाइलेशन है वो प्रिवेंट होगा। तो सिंपली इन केस इट विल काज वेजोकंस्ट्रिक्शन। तो वेजोकंस्ट्रिक्शन इज इट्स एक्शन। एक CVS पे एक्शन है, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है,
कार्डिक आउटपुट कम होता है। वेजोकंस्ट्रिक्शन एक्शन जो है वो इसका है, यानी कि ये वेजोडाइलेशन को प्रिवेंट करेगा स्केलेटल मसल की, जिसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तीसरा जो है वो है कि इसका ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन में भी एक्शन है। बीटा 2 की जब ब्लॉकेज होगी, बीटा 2 रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट इन द रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये मौजूद है। तो बीटा 2 की जब ब्लॉकेज होती है, इनकी इनहिबिशन होती है, तो इसकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होंगे, तो जो ब्रोंकाई है उनकी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, तो ब्रोंकियोकंस्ट्रिक्शन। तो इस बात से ये ज़ाहिर होता है कि हम इसे आस्थमा में नहीं दे सकते। आस्थमिक पेशेंट में अगर ये देंगे तो इनकी कंडीशन और भी ख़राब होगी। अच्छा, इसके अलावा हम इसे देते हैं, ये जो इसका एक चौथा एक्शन है वो है मेटाबॉलिज्म की डिस्टर्बेंस ये काज करता है। और इसके अलावा ये जो है ना आइसोप्रोटीनोलॉल जो कि बीटा 1 बीटा 2 एगोनिस्ट है, उसके एक्शन को जो है ना इनहिबिट करवाता है। तो अगर आप आइसोप्रोटीनोलॉल भी दे रहे हो और आप जो है ना प्रोपानोलॉल भी दे रहे हो, तो ये जो है ना कोई इफ़ेक्ट नहीं शो करेगा। थेरेप्यूटिकली जो इसका यूज़ है वो क्या है, इसे हम देते हैं हाइपरटेंशन में। ये एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्योंकि ये जो है ना सिंपली कार्डिक आउटपुट को कम करता है। नेगेटिव इनोट्रोपिक नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है इसका। इसके अलावा एंजाइना पेक्टोरस में है। एंजाइना पेक्टोरस में इस वजह से यूज़ होता है क्योंकि ये जो है ना हार्ट की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है उसको कम करेगा, तो जिसकी वजह से हार्ट में जो पेन है विच इज़ द सिम्पटम ऑफ मायोकार्डियल infarction or the myocardial infarction which is the chronic stage of the ischemia, तो उसको प्रिवेंट करेगा। तो एंजाइना पेक्टोरस में ये यूज़ होगा, जिसमें मतलब कि हमारे शोल्डर्स में दर्द होता है, शोल्डर से लेकर फिर जॉज और नेक तक ये दर्द जो है ना पहुंचता है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना तो एंजाइना पेक्टोरस में भी ये यूज़ होगा। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में भी ये यूज़ होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन विच इज़ सिंपली द डेथ ऑफ द हार्ट। वाई? बिकॉज ऑफ द इस्कीमिया। हार्ट की जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती, तो उस केस में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होगा। तो इस केस में भी ये दे सकते हैं, प्रोपानोलॉल दे सकते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में। माइग्रेन जो दर्द होता है, हेडेक होता है, टाइप ऑफ हेडेक, उसमें भी ये यूज़ होगा। क्योंकि ये जो है ना इसका जो एक्शन, ये प्रोपानोलॉल जो है ना ये लिपोफिलिक है, तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है और इसका एक्शन जो है CNS में भी हो सकता है, तो इस वजह से ये माइग्रेन में यूज़ होगा। इसके अलावा इसे हम हाइपरथायराइडिज्म में भी दे सकते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी वो इन्हेंस होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जब हम ये ड्रग्स देते हैं, प्रोपानोलॉल देंगे, तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करेगा, तो इस वजह से हम हाइपरथायराइडिज्म में भी ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो है ना इसका फार्माकोकाइनेटिकली यूज़ क्या है कि ये हम दे सकते हैं ओरली इसे हम दे सकते हैं। और एडवर्स इफेक्ट इसका ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन यानी कि आस्थमा में नहीं यूज़ कर सकते। एरिथमिया काज करता है। सेक्सुअल इम्पेयरमेंट, इसका तो मोस्टली ये केस नहीं है क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर है वो तो मतलब कि हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है। और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस इट में काज, क्योंकि ग्लाइकोजिनोलाइसिस इसको इनहिबिट करता है। इसके अलावा और ऐसे पाथवेज हैं जिसको इनहिबिट करने की वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस काज होती हैं। और बाज़ ड्रग के साथ इनका इंटरेक्शन भी है जिसकी वजह से ये एडवर्स इफेक्ट में नहीं मतलब कि यूज़ नहीं कर सकते। तो these were all about the directly acting। जो indirectly acting ड्रग्स थे, indirectly एक्टिंग थे, तो इन ड्रग्स में जो है ना हमने पढ़ा कि एक है मिथाइल टायरोसिन इज सिंपली कम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ टायरोसिन का कम्पिटिटिव इनहिबिटर है। यानी कि जो नर्व टर्मिनल में टायरोसिन इंटर होता है, टायरोसिन क्या होगा? इंटर होगा। तो ये मिथाइल टायरोसिन ये इसकी जगह इंटर होगा और ये डोपा की जो फॉर्मेशन है, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन टू फॉर्म द डोपा, इसको प्रिवेंट करेगा। मिथाइल टायरोसिन क्या करेगा? ये
डोपा की फॉर्मेशन है बाय द हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टायरोसिन टू फॉर्म द डोपा, तो मिथाइल टायरोसिन इसकी फॉर्मेशन को ब्लॉक करता है। सेकेंड वन जो है वो है रिजर्पिन। रिजर्पिन क्या करेगा? रिजर्पिन सिंपली जो वेस्कुलर ट्रांसपोर्टर है, वेजिकुलर ट्रांसपोर्टर क्या करता है? सिंपली जब डोपामीन बनता है, डोपामीन, तो इस डोपामीन को यहाँ वेजिकल में पहुँचाने के लिए वेजिकुलर ट्रांसपोर्टर होता है। क्यों? क्योंकि माउस एंजाइम इनकी चॉपिंग करेगा, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए वेजिकुलर ट्रांसपोर्टर इन्हें यहाँ नॉरएपिनेफ्रिन बनाने के लिए वेसिकल्स में पहुँचाता है। तो वेसिकल ट्रांसपोर्टर जब ब्लॉक होगा तो डोपामीन जो है ना अंदर नहीं पहुँच सकेगा, जिसको से माउस इसे चॉप आउट करेंगे, ख़त्म करेंगे और नॉरएपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन कम होगी, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। थर्ड वन जो है वो है नंबर थर्ड वन इज़ गोनाटिडिन। ग्वानिडिन जो है वो क्या करता है? यहाँ पे जो साइनेप्टोब्रेविन प्रोटीन मौजूद था और सिंटेक्सिन जो रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे मौजूद था, यहाँ पे सिंटेक्सिन था और यहाँ पे साइनेप्टोब्रेविन, तो इनमें अल्ट्रेशन करके इसमें सर्टन चेंजेस करके गोनाड्रिल या गोनाटिडिन जो है इनमें सर्टन चेंजेस करके इसके साथ बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ जो है नहीं होती। क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ के लिए इसका बाइंड होना यहाँ पर ज़रूरी है, इसका बर्स्टिंग आउट ज़रूरी है। जब बर्स्टिंग आउट नहीं होगा, जब बाइंडिंग नहीं होगा, क्योंकि अल्ट्रेशन ऑफ द साइनेप्टोब्रेविन, तो क्या होगा? नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ नहीं होगी। चौथा जो है अल्फा मिथाइल डोपा। अल्फा मिथाइल डोपा क्या करता है कि ये सिंपली टायरोसिन की जगह जो है ना अल्फा मिथाइल डोपा का इंटर हो जाता है, अल्फा मिथाइल डोपा। तो अल्फा मिथाइल डोपा कन्वर्ट होगा अल्फा मिथाइल डोपा कन्वर्ट होगा अल्फा मिथाइल डोपामीन, अल्फा मिथाइल डोपामीन कन्वर्ट होगा अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन। अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन का जो फंक्शन है वो क्या था कि ये रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर सकता, यानी कि बीटा 1 बीटा 2 अल्फा रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा ये अल्फा मिथाइल डोपा जो था ये अल्फा 2 रिसेप्टर की स्टिमुलेशन करता है। जब अल्फा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये नॉरएपिनेफ्रिन की जो रेगुलेशन है, मतलब कि नॉरएपिनेफ्रिन की जो रिलीज़ है वो रोकता है, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज होगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सिंपैथेटिक एंटागोनिस्ट या सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स। व्हाट वी हैव डिस्कस सिंपली दैट द एंटागोनिस्ट are directly acting, means these are directly blocking the receptors, while the indirectly acting were blocking the release of नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज और ब्लॉकेट को रोकने वाले को इनडायरेक्टली कहते हैं। Directly acting were simply classified on the basis of the receptors, which were simply the alpha non-selective, alpha 1 selective, alpha non-selective were simply the phenoxybenzamine, phentolamine. Alpha 1 selective were the prazosin, trizocin, doxazosin, while the beta non-selective were propanolol, nevidolol, etc., timolol, while the beta 1 selective were metoprolol and एटिनोलॉल। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे भी हैं जिनमें खसूसियात पाई जाती है अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स की भी और बीटा 1 ब्लॉकर्स की भी। इसे हम कहते हैं अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें नाम आता है लेबिटोलॉल और कार्विडोलॉल। ये इन अल्फ़ा रिसेप्टर की भी ब्लॉकेज करते हैं और बीटा रिसेप्टर की भी ब्लॉकेज करती है, और इनका जो फंक्शन है एज एंटी हाइपरटेंसिव है। एंटी हाइपरटेंसिव में इनका नाम भी आप सुनेंगे, ये रिसेप्टर्स की ब्लॉकेट करते हैं।